डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो हम पढ़ेंगे आज जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकाल में जो नियम लागू होता है उसके बारे में हमने बात की थी कि अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है, उसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि इस नियम को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। इस नियम को जो है घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, और इसको ये नाम किसने दिया था? ट्रूगोट ने। ठीक है, और एक सीमा के बाद क्या कहा जाता है, या एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम। सीमा कह दो, बिंदु कह दो, के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? सैमुअल्सन ने। बात घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, और सैमुअल्सन ने ये नाम दिया था, और इसे चैम्बरलिन ने कहा था परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। अब ये नियम क्या है, इस नियम की व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने बात की थी कि अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं करके केवल एक साधन में, या दो साधन, या हम एक साधन में कह सकते हैं कि एक साधन जैसे श्रम, बाकी सब साधन क्या होंगे? स्थिर होंगे, और एक ही साधन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो अल्पकाल में जो है उत्पादन के सारे साधन बदलाव नहीं कर सकते। तो अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। ठीक है, तो अल्पकाल में ये भेद होता है, दीर्घकाल में ये भेद नहीं होता। इसलिए अल्पकाल में जो नियम लागू होगा उसको कहा जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। किस नाम से जाना जाएगा? परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो अब इस नियम की व्याख्या पढ़ते हैं अपन। नियम क्या है? नियम की व्याख्या, देखिए, हमने उत्पादन फलन में ये पढ़ा था कि प्रोडक्शन या क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ, उत्पादन किस पर निर्भर करता है? उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन के साधन कौन से? लैंड है, लेबर है, और पूंजी कैपिटल है, और अदर, जो अदर में आपके दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी भूमि उत्पादन फलन है किसका? भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंध व साहस। ठीक है, तो ये अल्पकाल में ये नियम लागू होता है कि अगर अल्पकाल में हम अन्य साधनों को स्थिर रख करके, जैसे भूमि को स्थिर रखा, पूंजी को स्थिर रखा, अन्य जो है प्रबंध और साहस को स्थिर रखा, तो यदि लेबर में परिवर्तन किया जाए, यानी श्रम में परिवर्तन किया जाए, अन्य साधनों को स्थिर रख करके किसी एक साधन में परिवर्तन किया जाए, तो प्रारंभ में उत्पादन जो होगा वो क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। प्रारंभ में उत्पादन क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। यानी जिस अनुपात में उत्पादन साधन में वृद्धि कर रहे हैं, उससे प्रारंभ में उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ेगा। एक सीमा के बाद वो स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर आपने उस श्रम की, उस एक परिवर्तनशील साधन को अगर आपने और भी वृद्धि की, तो उत्पादन जो है वो घटती हुई दर से प्राप्त होगा। ठीक है, इसी नियम को कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर
अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन, जैसे आपने कोई भी एक साधन ले लिया, जैसे श्रम ले लिया, ठीक है, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन यानी जो श्रम की मात्रा में वृद्धि करने पर प्रारंभ में यहां पर कुल उत्पादन लिख सकते हो, टोटल प्रोडक्शन। प्रारंभ में कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन टीपी। यदि एक साधन में परिवर्तन, बाकी सब साधन स्थिर हैं और केवल किसको बढ़ा रहे हैं, श्रम को बढ़ा रहे हैं। जैसे 5 श्रमिक लगे हुए हैं, एक श्रमिक लगा हुआ तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथा, ठीक है, तो एक एक साधन को बढ़ा रहे हैं अपन, केवल श्रम को बढ़ा रहे हैं। तो प्रारंभ में कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा। किस दर से प्राप्त होगा, बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा, बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा, ठीक है। एक बिंदु के बाद वो क्या हो जाएगा, स्थिर दर से उत्पादन प्राप्त होगा, स्थिर दर से उत्पादन प्राप्त होगा। यानी टीपी जो है किस दर से प्राप्त होगा, स्थिर दर से प्राप्त होगा, ठीक है। प्रारंभ में उत्पादन क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, यानी बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा। साधन को जितना बढ़ा रहे हैं उससे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। और एक बिंदु के बाद वो जाकर के क्या हो जाएगा, स्थिर दर से प्राप्त होगा। और यदि फिर भी साधन में वृद्धि की जाए और इसके बाद भी परिवर्तनशील साधन, यानी किसको बदला रहे हैं अपन, श्रम को, इसके बाद भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन गिरती हुई दर से प्राप्त होगा, गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। बात समझ में आई। इसी को कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। तो यह है नियम की व्याख्या। इसी नियम को अल्पकालीन नियम, अल्पकाल में यह नियम हमेशा लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए इस नियम को क्या कहा जाएगा, हाँ, तो अल्पकाल में लागू होने वाले इस नियम को क्या कहा जाएगा, अल्पकाल में लागू इस नियम को क्या कहा जाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अब समझिए इसको, ये तो मैंने लिख दिया पूरा, ये नियम की व्याख्या हमने लिख दी। आपको केवल इतना 4 लाइन में लिखना है। नियम क्या है कि यदि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके, अन्य साधन कौन से, भूमि को स्थिर रख दिया, पूंजी को स्थिर रख दिया, श्रम को स्थिर, सब बाकी सब, केवल एक साधन में परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें, श्रम में, ठीक है। तो श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो प्रारंभ में जो है यदि एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में कुल उत्पादन क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। बढ़ती हुई दर का मतलब, अगर एक साधन, एक व्यक्ति यदि ये श्रम को बढ़ा रहे हैं केवल, तो श्रम को अगर 0 से उत्पादन 0 प्राप्त हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन, एक साधन को बढ़ाया तो 10 प्राप्त, 2 साधन को बढ़ाया तो 10 से दुगुना से ज्यादा होना चाहिए ना, तो दुगुने से ज्यादा होगा, यानी 22 हो रहा है। यानी इस एक साधन के श्रम पहले से दूसरे श्रम में आ जाने पर उत्पादन क्या होना चाहिए था, 10 से 20 हो जाना चाहिए ना, लेकिन उत्पादन यहां पर क्या हो रहा है, दुगुने से ज्यादा। बात समझ में आई ना।
इस एक साधन से आ जाने से कुल उत्पादन 10 से बढ़ के कितना हो गया 22, यानी दुगुने से ज़्यादा हो गया ना, जबकि होना कितना चाहिए 20। तो अगर हम उस कुल श्रम की लागत में वृद्धि करते हैं, श्रम का जो टोटल श्रम की इकाई में वृद्धि करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो क्या होगा प्रारंभ में किस दर से बढ़े प्राप्त होगा, बढ़ती हुई दर से। ठीक है, एक बिंदु के बाद वो क्या हो जाएगा स्थिर दर से। जैसे फिर बाद में अगर और कंटिन्यू अपन करेंगे तो 3 इकाई यहाँ पर हो गया आपके 33 मान लो इसको, ठीक है, 4 इकाई पर भी 40 हो जाएगा। इसका मतलब चौथी इकाई से वापस उससे स्थिर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपने अपने इसको बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, तो मैं तो केवल समझा रहा हूँ, फिर तालिका से स्पष्ट करेंगे इसको। फिर तो एक बिंदु के बाद वो क्या हो जाएगा स्थिर होगा, कुल उत्पादन स्थिर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपने श्रम की मात्रा में वृद्धि की, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, फिर स्थिर हो जाएगा और फिर गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। इसी अल्पकाल में इस जो नियम को लागू होते हैं उसी नियम को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। तो नियम की व्याख्या समझ में आ गई आपके। अब हम इसको स्पष्ट करते हैं किससे, डायग्राम से, तालिका से। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने तालिका बनाई, अपने बाकी साधनों को स्थिर रखा। जैसे यहां भूमि हेक्टर में है, इसको स्थिर रखना है आपको। या श्रम की इकाइयां में वृद्धि कर रहे हैं, श्रम की इकाइयां, यहां ले लिया आपने कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन टीपी। ठीक है भाई, भूमि एक साधन वृद्धि किस में कर रहे हैं अपन, केवल श्रम में कर रहे हैं। इसको भूमि को तो क्या रखना है स्थिर। भूमि 5 हेक्टर है, 5 5 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वृद्धि किस में कर रहे हैं, श्रम में करें तो 0 इकाई। अगर आपने 0 इकाई तो उत्पादन के लिए दोनों चाहिए भाई, केवल भूमि से उत्पादन हो सकता है क्या, तो उत्पादन क्या प्रारंभ में उत्पादन क्या होगा 0। ठीक है, अगर आपने एक साधन पहला श्रम की 1 इकाई लगाई, यानी एक आदमी अगर है तो उत्पादन माना कि कितना हो रहा है 2, कुल उत्पादन कितना हो रहा है 2। दूसरी इकाई लगाई तो कुल उत्पादन बढ़ करके कितना हो रहा है 6, दुगुने से अधिक हो रहा है, 3 गुना बढ़ गया ना उत्पादन। एक साधन की बजाय दूसरे साधन, एक आदमी के होने से कुल उत्पादन 2 इकाइयां का हो रहा है, दूसरे से आने से उत्पादन कितना होगा 6, तीसरी इकाई से आ जाने से कितना होगा 12। ठीक है, चौथी इकाई के आ जाने से उत्पादन हो गया 18, पांचवी इकाई के आ जाने से उत्पादन हो गया आपके 20, छठी इकाई के आ जाने से उत्पादन हो गया 20, फिर भी 20, पांचवी से भी 20 हो रहा है, छठी से भी 20 हो रहा है, और सातवीं इकाई के आ जाने से उत्पादन कितना हो गया 14। तो ये तालिका से आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए पहली इकाई के आने से उत्पादन कितना हुआ 2 इकाई, 2 मीटर कपड़ा। जैसे कपड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, कुल उत्पादन कपड़ा है, एक आदमी ने काम कर रहा है तो कितना मीटर कपड़ा बन रहा है 2 मीटर। दूसरे आदमी के आ जाने से उत्पादन कुल कपड़ा कितना मीटर बन गया 6, जबकि बनना कितना चाहिए 4 मीटर बनना चाहिए ना। एक आदमी और आ गया तो 4 मीटर बनना चाहिए, बन कितना रहा है 6। तीसरी के आ जाने से कितना बन रहा था, बनना कितना चाहिए था 6 इकाई, लेकिन हो कितना रहा है 12, तिगुने से ज्यादा हो रहा है ना। 4 इकाई के आ जाने से कितना हो गया 18। तो यहां पर कहां पर आप कह सकते हो कहां तक जो है कुल उत्पादन तेजी से कहां तक बढ़ रहा है, तो ये जो है अगर आप 4 इकाइयां यानी 5 इकाइयों के प्रयोग कर रहे हो यहां तक, तो ये कुल उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तेजी से यानी बढ़ती हुई दर से प्राप्त हो रहा है। 5वीं और छठी इकाई के प्रयोग से 5वीं तक 20 प्राप्त हो रहा है, यहां पर तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से कहां बढ़ रहा है, यहां तिगुने से अधिक बढ़ा, यहां थोड़ा कम हुआ और यहां उससे भी कम होगा, 6 इकाइयां ही बढ़ा। यहां सीमांत उत्पादन कितना हो रहा है 6 से 12 हुआ, तो यहां तक तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर सेकंड स्टेज में आने के बाद कुल उत्पादन क्या होगा स्थिर दर से प्राप्त होगा। 5वीं इकाई से भी 20 मीटर कपड़ा बन रहा है और छठी इकाई के आने से भी क्या होगा 20 मीटर ही बन रहा है, यानी कुल कौन सी स्थिति में आ गया स्थिर दर से प्राप्त हो रहा है।
और फिर भी आपने छठी से सातवीं इकाई को अगर बढ़ाया, छठे से सातवें श्रमिक को लगाया, तो उत्पादन घट करके 20 से कितना होगा, 14। यानी तो कुल उत्पादन क्या हो रहा है, गिरती हुई दर से प्राप्त हो रहा है। समझ में आई बात कि प्रारंभ में जब हम अन्य नियम क्या कहता है, ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, कि यदि अन्य अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रख करके जब किसी एक साधन में, एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद एक बिंदु के बाद वो क्या हो जाएगा, स्थिर दर से प्राप्त होगा, और उसके बाद भी अगर आपने श्रम की मात्रा में वृद्धि की तो कुल उत्पादन क्या होगा, गिरती हुई 20 से घट के 14 हो गया। इसी को नियम को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो ये तालिका से स्पष्ट हो गया, पहले नियम समझा दोगे, फिर अपने तालिका बना दी, अब इसको डायग्राम से समझाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, डायग्राम से। तो इसी को डायग्राम से अगर बताएंगे अपन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तीनों चीजें बनानी जरूरी है। अब नियम हमने पहले लिख के देख लिया, तालिका बना ली, अब अपन जो है एक डायग्राम बना करके इस नियम को स्पष्ट करेंगे। ओ अक्ष पर हमने ले ली श्रम की इकाइयां, श्रम की इकाइयां, ठीक है, और ओ वाई पे हमने ले लिया कुल उत्पादन। क्या लिया, कुल उत्पादन यानी टीपी, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। यहां श्रम की इकाइयां ले ली अपन, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई और 7 इकाई। श्रम की इकाइयों को वृद्धि कर रहे हैं। यहां पर अपन ने कुल उत्पादन ले लिया, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, नहीं आएगा ना, तो क्या करेंगे, 4 से करें इसको, बन जाएगा क्या, 12, 14, 16, हाईएस्ट 20 है ना, 18, और ये ले लिया आपने 20, 2 का ले लिया आपने, ठीक है। ये कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है। तो अब देखिए, जब प्रारंभ में हम देखते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन जो है वो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। 1 इकाई के होने से उत्पादन कितना हो रहा है, 2। दूसरी इकाई के आ जाने से उत्पादन कितना होगा, 6। तीसरी इकाई के आ जाने से उत्पादन कितना हुआ, 12। चौथी इकाई के आ जाने से उत्पादन कितना हुआ, 18। पांचवी इकाई के आ जाने से उत्पादन कितना हो गया, 20। पांचवी से 20 और छठी से भी 20, यहां पर उत्पादन स्थिर हो रहा है। पांचवी से भी 20 और छठी से भी 20, और फिर भी अगर आपने उत्पादन किया तो उत्पादन छठी इकाई से कितना हो गया, सातवीं इकाई से 14, ये घट करके यहां ये 14। तो देखिए डायग्राम किस तरह बनेगा आपका, इसको प्रदर्शित करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो प्रारंभ में क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर बढ़ने की दर जो है वो क्या है, तेजी से। फिर यहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन स्थिर हो रहा है, पांचवी से भी 20 और छठी से भी 20, ठीक है। यहां उत्पादन क्या हो रहा है, स्थिर दर से, ठीक है। और फिर भी आपने सातवीं इकाई का प्रयोग किया तो उत्पादन गिर करके क्या होगा, 14, ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है, ये क्या है, टीपी है। तो प्रारंभ में उत्पादन क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। दूसरी स्थिति में फिर भी आपने किया तो ये 5 इकाई तक क्या है, 5 इकाई तक फर्स्ट स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, 5 इकाई अगर आपने प्रयोग की तो ये उत्पादन की कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। छठी इकाई, पांचवी से छठी इकाई का प्रयोग किया तो अभी उत्पादन उतना ही रहा है, तो ये कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज। और ये कौन सी है, फिर बाद में उत्पादन जब गिरने लगता है तो ये कौन सी स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है।
तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज। यानी अगर अन्य साधनों को स्थिर रखेंगे और एक साधन में वृद्धि करेंगे तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। ये 0 से शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 से 0 ही है। प्रारंभ में उत्पादन क्या होगा, 1 इकाई से, इसको छोड़ दो, बोलिए 0 से 0 ही है। 1 इकाई प्रारंभ में तेजी से बढ़ेगा टोटल प्रोडक्शन, उसके बाद स्थिर हो जाएगा और उसके बाद गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, गिरेगा। तो अगर ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। 5 इकाइयों तक उत्पादन बढ़ेगा, प्रारंभ में तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीमी गति से बढ़ेगा और फिर एक बाद के बाद यहाँ पर स्थिर हो जाएगा और फिर ये सेकंड स्टेज में उत्पादन स्थिर हो जाएगा। 5वीं इकाई से भी 20 हो रहा है, 6ठी इकाई से भी 20 हो रहा है और फिर आपने 7वीं इकाई का प्रयोग किया तो कुल टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। तो इसी नियम को कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो नियम बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रख करके जब किसी एक साधन जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो प्रारंभ में उत्पादन, कुल उत्पादन, क्या शब्द काम में लेना है, कुल उत्पादन। प्रारंभ में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, एक बिंदु के बाद क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर भी यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाएगी तो कुल उत्पादन क्या होगा, गिरने लगेगा, गिरती दर से प्राप्त होगा। इसे ही क्या कहा जाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, अब इस नियम स्पष्टीकरण कर देंगे। पहले नियम समझ लिया हमने, अर्थ समझ लिया, फिर तालिका बता दी। ये फर्स्ट स्टेज है। 5 इकाइयों तक कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। भाई 5 इकाइयों तक उत्पादन बढ़ रहा है ना, तेजी से, प्रारंभ में तेजी से बढ़ रहा है, 3 गुणी दर से बढ़ा, फिर 2 गुणी बढ़ दर से बढ़ा, यहाँ 6 का बढ़ा, यहाँ कितने हुआ, 4 का बढ़ा। भाई 4 बढ़ा ना, 2 से 6 कितना हुआ, 4 का। यहाँ कितना हुआ, 6 का, 6 बढ़ा उत्पादन सीधा। यहाँ कितना हुआ, यहाँ 6 का, फिर यहाँ 2 का, वापस 2। तो प्रारंभ में तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे से बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के उत्पादन, कुल उत्पादन क्या होगा, स्थिर हो गया। तो 20 20 फिर 0, कोई नहीं बढ़ रहा है। और फिर भी 6ठी से 7वीं किया तो -6, तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन का भी बनाएंगे अपन नीचे, तो बाद में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए, गिरती हुई दर से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए ये स्टेज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। तो यहां पर उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं, इस नियम को समझना। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका स्पष्टीकरण क्या है भाई, कैसे करोगे इसको, डायग्राम को कैसे स्पष्टीकरण करोगे, रेखा चित्र का स्पष्टीकरण क्या करोगे। ओ एक्स पर हमने क्या लिया, पर श्रम की इकाइयाँ। ठीक है, तालिका से स्पष्ट है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके केवल किस में वृद्धि की जा रही है। हाँ, तालिका से स्पष्ट है कि भूमि की एक साधन क्या है, स्थिर है, भूमि की मात्रा स्थिर है, परिवर्तन किस में किया जा रहा है, श्रम की इकाई में। ठीक है, केवल श्रम की इकाई में वृद्धि की जा रही है। तो जैसे जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन क्या प्राप्त हो रहा है, क्रमशः 2 6 12 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी प्रारंभ में उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर उत्तरोत्तर वृद्धि करने से प्रारंभ में कुल उत्पादन क्या हो रहा है, रेखा चित्र में देखेंगे तो प्रारंभ में कुल उत्पादन क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। और तो जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है तो ये उत्पादन का प्रथम चरण है। प्रारंभ में जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है तेजी से, तो ये उत्पादन की कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है, प्रथम चरण है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 5वीं से 6ठी इकाई का प्रयोग करेंगे, 5 इकाइयों तक कुल उत्पादन बढ़ेगा। 5वीं से 6ठी इकाई के प्रयोग से क्या होगा, कुल उत्पादन क्या होगा, 20 पर स्थिर हो जाएगा। 5वीं पर में से भी 20 हुआ है और 6ठी से भी 20 हुआ है। ठीक है, और ये उत्पादन का कौन सा स्टेज है,
द्वितीय चरण है। कौन सी स्टेज है भाई? स्थिर हो जाता है उत्पादन, 5वीं से भी 6, 20 और 6ठी से भी 20, तो ये सेकंड स्टेज है। और उसके बाद भी अगर 7वीं इकाई का प्रयोग करेंगे तो कुल उत्पादन गिरने लग जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज है उत्पादन की? थर्ड स्टेज, ये तृतीय चरण है। यानी कुल आप अगर उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हो तो एक बिंदु के बाद उत्पादन जो है, कुल उत्पादन गिरने लगता है। तो ये उत्पादन की कौन सी स्टेज है? तृतीय स्टेज। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो इसीलिए परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ठीक है, इस नियम को, जब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, इस नियम को कहा जाएगा उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो यहां पर हम लिखेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन से? पहला नियम कब लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम। कौन सा नियम लागू होगा प्रारंभ में? उत्पत्ति वृद्धि नियम। फर्स्ट स्टेज में कौन सा नियम लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति मतलब उत्पादन। ठीक है, दूसरे स्टेज पर, दूसरे पर क्या होगा? उसको नियम को कहा जाएगा उत्पत्ति क्षमता नियम। क्या कहेंगे इसे? उत्पत्ति क्षमता नियम। क्षमता, समता, समता मतलब समान। और तीसरी स्टेज पर जो लागू होगा उसे कहा जाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। इसे क्या कहेंगे? उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इस तीनों नियमों को अपन पढ़ें। ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपातों के भी 3 नियम होते हैं। कौन से नियम? उत्पत्ति, पहला नियम, सबसे पहले कौन सा नियम लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरे स्टेज पे कौन सा नियम लागू होगा? ये उत्पत्ति। तो ये स्टेज कौन सी है? इसको कहेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम की स्टेज। इसको क्या कहेंगे? उत्पत्ति क्षमता नियम की। और ये तीसरी स्टेज क्या कहलाएगी? उत्पत्ति ह्रास। इन तीनों नियमों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। डायग्राम इसको मिटा दूं तो ये हो गया आपके। देखिए, सबसे पहले परिवर्तनशील अनुपातों के कितने नियम होते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये इसी क्रम से लागू होंगे। सबसे पहले कौन सा नियम लागू होगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उसके बाद उत्पत्ति क्षमता नियम, और उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये पहला नियम क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के कितने नियम होते हैं? 3। तो पहला कौन सा नियम है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है, तो यहां तक का आज आपको स्टेज है। बाकी जो तीनों नियमों को अपन अलग अलग समझेंगे कि किस तरह ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति, अभी हमने नियम की व्याख्या पढ़ी। प्रारंभ में प्रतिफल परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है, उसका अर्थ पढ़ा कि यदि अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा जैसे श्रम में वृद्धि की जाए तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, एक बिंदु के बाद उत्पादन स्थिर हो जाएगा, सेकेंड स्टेज हो गए। और उसके बाद भी अगर परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है तो चाहेगा ना, एक उत्पादक क्या चाहेगा? मेरा उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा, है ना। तो और फिर भी अगर वो 6ठे से 7वीं इकाई का प्रयोग कर रहा है वो, तो एक बिंदु के बाद उत्पादन जो है वो क्या होने लग जाएगा? गिरने लग जाएगा। तो जब तक उत्पादन बढ़ता है, ये उत्पादन की कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज। जब उत्पादन स्थिर हो जाता है तो ये कौन सी स्टेज होती है? सेकेंड स्टेज। और जब उत्पादन गिरने लगता है तो कौन सी स्टेज हो जाती है? तो ये प्रारंभ में कौन सा नियम लागू होगा? जब उत्पादन बढ़ रहा है, तेजी से प्रारंभ है, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। तो उसके बाद जब स्थिर हो जाता है तो उत्पत्ति क्षमता नियम, और उसके बाद जब गिरने लगता है तो इन तीनों नियमों को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है, क्षमता नियम क्या होता है और ह्रास नियम क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये नियम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपको तालिका से आप इस घर पे पढ़ोगे तो आपको तीनों नियम समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।